एक धंधा खोल रहे हो, आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड बोल सकते हो, आप बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, ये सारी बातें मत करो। अभी एआई वगैरह आने से आप और जल्दी फास्ट मार्केट में ग्रो करोगे। यू डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद कि यार मेरे को तो ये टॉप प्लेयर का जो बंदा है इससे कंपेयर, 2% से ऊपर हो जाओ। मतलब जो 90% जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनसे हल्का सा बेटर दिखता है। आपका बिजनेस पैसा कमा सकता है, सामने वाले को दिख रहा है कमा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल पे है सचिन के शिरोन सर जी, जो कि एचबीएफ डायरेक्ट लिमिटेड के फाउंडर हैं। इनकी काफी सारी कंपनी चलती हैं। अभी भारतप्रेन्योर्स जो आप देखते हैं, काफी ऐड वो भी सर का ही है। काफी सारी कंपनी चलाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम काफी कुछ डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप इतनी सारी कंपनीज बना सकते हो और उसको स्केल कर सकते हो, और कैसे जो मेन मुद्दा होता है कि कैसे आप अपने बिजनेस से पैसा बना सकते हैं रियल वे में। तो इस वीडियो के अंदर आपको काफी कुछ जानने को, सीखने को मिलेगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो सीधे चलते हैं हमारे सचिन सर के पास और जानते हैं सर से कि कैसे सारा बिजनेस चला रहे हैं। काफी कुछ अभी 400-500 करोड़ की कंपनी बन गई है एचबीएफ डायरेक्ट लिमिटेड। उसके साथ मतलब 400-500 करोड़ बोलते हुए सर को क्यों बता रहे हैं इतना, मतलब 100-200 करोड़ ही बोलना। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपको बेसिक 100 करोड़ तक भी अपनी कंपनी को ले जाना है तो काफी कुछ जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगी। तो सचिन सर, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया। तो थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस चांस। आई होप आज का जो हमारा पॉडकास्ट रहेगा इसको थोड़ा सा लर्निंग बेस्ड रखते हैं। एंड जर्नी वगैरह ठीक है शेयर करेंगे, बट मेजर पॉइंट्स रखेंगे कि हम क्या इसमें इनपुट्स दे सकते हैं लोगों को, ताकि वो समझ सकें कि स्टार्टिंग कैसे करनी है, कर रखा है तो क्या क्या चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। तो वो बातें डिस्कस करेंगे। तो सर, आपके बारे में जैसे थोड़ा सा एक क्विक इंट्रोडक्शन हो जाएगी, जैसे आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, जैसे हमारी ऑडियंस आपको नहीं जानती। जी जी जी। तो एक क्विक इंट्रोडक्शन तो आपके बारे। हाय, तो मेरा नाम सचिन कुमार शौरान, जैसे सर ने बताया, तो मैं बिलोंग करता हूँ यहीं पास से, दिल्ली के पास में एक जगह है ये जहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, वहीं मेरा गांव है। तो आई बिलोंग फ्रॉम देयर। एंड डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ लगता है नॉर्मली, लेकिन इट्स नियर बाई जेयर एयरपोर्ट। तो फैमिली, फादर अभी आर्मी रिटायर्ड थे तो फार्मिंग कर रहे थे, तो फादर फार्मर हैं, गांव में खेती बाड़ी है। एंड मैंने करीब 16 साल का था तब मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया था। मतलब कोर्स ही किया था, ज्वाइन तो क्या ही किया था। तो कोर्स क्या था, रेडियो ऑफिसर, तो चेन्नई से। उसके बाद में मैं वापस आया दिल्ली। तो आई रियलाइज कि यार इट्स डिफिकल्ट फॉर मी मर्चेंट नेवी। मतलब मैं थोड़ा इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे इट्स नॉट सो, नॉन वेज में खाता नहीं, तो शिप पे रहने में बाकी सब थोड़ा तकलीफें थी। तो मैंने ऐसे ही एक रिलायंस कैपिटल नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें मैं ऐसे ही पार्ट टाइम के ज्वाइन किया था कि चलो मैं दिल्ली में रहूंगा, थोड़ा इंग्लिश सीख लूंगा, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ गांव से और वहाँ पे क्या है कि इंग्लिश वगैरह हमारे यहाँ ना बिल्कुल होती नहीं थी। मतलब सुबह सुबह अगर टीचर जो है पढ़ाने आ रहे हैं क्लास में, तो वो आके वो भी खुद ऐसे बात कर रहे थे कि अरे सुबह सुबह खेतों में पानी लगा के आ रहा हूँ, खड़े हो जाओ, पढ़ो, एक जना पढ़ो, बुक पढ़ो। तो वो लाइफ रही है। तो मेरे लिए ना लैंग्वेज डिफिकल्टी बहुत ज्यादा थी। सो आई स्पेशली कम टू दिल्ली कि मैं ना इंग्लिश सीख लूंगा थोड़ा सा, नेवी में जाने से पहले मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ पे था तो 3-4 महीने का डिसाइड करके मैं घर से आया था। तो मैंने लाइक ऐसी मुझे एक पर्सन मिले जब मैं ऐसे टहल रहा था और कुछ खाना वाना गया था, तो उन्होंने बताया, एक रेस्टोरेंट बैठ के हम लोग बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि तुम हमारे यहाँ काम कर सकते हो, लोन्स वगैरह की फाइल्स करवा सकते हो, इंश्योरेंस बेच सकते हो। तो रिलायंस कैपिटल उस टाइम पे ये सब कुछ कर रहा था। सो आई मेट हिम, मैं कहा ठीक है मैं आता हूँ। तो उन्होंने समझाया मुझे। 5-6 महीने आई वर्क लाइक अ एजेंट टाइप वाला काम मैंने किया। उसके बाद में मुझे जो पैसे मिल रहे थे, जो पैसा मैंने कमाया वो अच्छा था। तो इवन वो ज्यादा अच्छा था कि मैं मर्चेंट नेवी में जाके जो मेरी अभी ट्रेनिंग बाकी थी वो ट्रेनिंग करता मैं, उस पर जो मुझे स्टाइपेंड मिलता उससे बहुत ज्यादा कहीं पैसा मैंने यहीं कमा लिया था। तो आई रियलाइज किया यहीं पे सही है। तो बात हुआ, उन्होंने मुझे फिर प्रमोट करके एज ए एम्प्लॉय रखा। फिर 6 मंथ हुआ, फिर एक प्रमोशन हुआ, फिर 1.5 साल बाद प्रमोशन हुआ। मतलब मैं जब 22 साल का था तो मैं कंपनी में 3 प्रमोशन हो चुके थे। लाइफ इंश्योरेंस की तरफ ज्यादा स्विच हो गया था, क्योंकि वही एक प्रोडक्ट ऐसा था, उसमें पैसा भी अच्छा आ रहा था। सो बॉस ने कहा अब देखो इससे ऊपर प्रमोशन अभी नहीं होगा, तुम्हारी एज भी कम है। तो फिर मैंने अपना एक कॉल सेंटर स्टार्ट किया। कॉल सेंटर शुरू में किया तो आ, ज्यादा अच्छा नहीं रहा। मतलब
लोग बहुत थे, 70 एम्प्लॉयज हो गए थे, सब कुछ था। लेकिन मैं क्या था ना कि हर कोई आ रहा था, उसको बोल रहा था तुम भी साथ में जाओ, बड़ा करते हैं, बड़ा करते हैं। लोगों ने बहुत थोड़े थोड़े पैसे दिए, ना मुझे वैल्यूएशन समझ में आती थी, ना किसी को कैसे रखना समझ में आता था। तो मैंने क्या किया कि जैसे शुरू में 20 सीटें लगाई, लोग बिठाए, कोई और आया, मैं भाई तू भी 5 लाख रुपए लगा दे, तू 20 और लगा ले, तेरा हो गया आधा। ऐसे करके किया। बाद में वो लोग भी उतने मेच्योर नहीं थे आई थिंक, तो पर्सनल चीजों की वजह से बहुत ज्यादा वो बंद ही हो गया। तो सबको बड़ी प्रॉब्लम थी, पार्टनर्स 8-8 बन गए बिजनेस में। तो 1-1.5 साल चलाया और 1.5 साल के बाद हम बंद कर दिया। फिर देन आई जॉइन मैक्स अगेन फॉर 1.5 year। देन अब मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था एक जॉब करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी ना एक बिजनेस चला चुका था, एक अर्निंग्स बहुत अच्छी कर चुका था, 70 एम्प्लॉयज की सैलरी में दे रहा था, तो यू कैन अंडरस्टैंड कितना कुछ हो गया था। फिर मेरे लिए मैंने कहा अभी तो जॉब नहीं होगा, तो बट आई डन इट, मतलब मैक्स में भी जॉब किया, आई गॉट आई डन अ गुड बिजनेस। तो फिर उसके बाद में आई गॉट मैरिड एंड आई रियलाइज कि नहीं अभी मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो देन आई स्टार्ट वर्किंग। सो आई फाइंड कि यार अभी आइडिया क्या लेना चाहिए। तो मैं मेरे को क्या था कि पहले एक बिजनेसेस को कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा क्रेज था, 2016-17 की बात करें तो तब क्रेज था कि ना हर कोई बिजनेस कर रहा था, फंडिंग्स बहुत हो रही थी। अच्छा, वो वर्ल्ड मेरी समझ में आ भी नहीं रहा था। तो कंपनी अपनी सेटअप करी, तो जब मैं 2-4 लोगों से मिला तो हर एक का एक कहना था पैसे चाहिए। तो आई थॉट कि मैं बैंक्स और इनके साथ बीच में एग्रीगेटर की तरह लोगों के बीच में फंड्स वगैरह कराने का काम करता हूँ शुरू। मैंने वहां से फिर जो है एचबीएफ को स्टार्ट किया था। पहले एचबीएफ में मुझे एक गलत कंपनी रजिस्टर्ड करके एक सीए ने दे दी निधि सेगमेंट में। देन मैंने दोबारा से 6-7 महीने लग गया, उसमें मुझे दिखाई दिया यहाँ तो गलत आ गए। देन आई अगेन सेटअप अ कंपनी। इन बिटवीन 2-2.5 साल में आई डन लॉट ऑफ स्टडिंग। मेरी वाइफ उस टाइम पे सीए कर रही थी स्टार्टिंग में, जब मैं वी गॉट मैरिड। तो आई रीड अबाउट अकाउंटिंग, लीगल, कंसल्टिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग। So I'm not a consultant by like a study or books or MBA. I've become a consultant by my learning experience, and साथ साथ में I hire all those people, professionals, and then I start working with HPF. And पहले एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, और धीरे धीरे आई रियलाइज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में तो लोग सर्विसेज जो है देने के नाम पे पैसा मिलना बड़ा मुश्किल है छोटी कंपनियों से। सो स्लोली ग्रेजुअली मैंने अपनी कंपनी सेटअप करना शुरू किया जो सर्विस देती थी, और धीरे धीरे फिर उसको सेगमेंट में दूसरों की कंपनीज भी लेने शुरू करी। तो उस मॉडल को बोलते हैं वेंचर स्टूडियो। देन आई बिल्ड अ वेंचर स्टूडियो विद द नेम ऑफ फाउंडर्स क्लब इंडिया, बिल्ड अ कम्युनिटी इन वेंचर स्टूडियो। क्योंकि एचबीएफ ऑलरेडी कंसल्टिंग कर रहा था, ब्रेड एंड बटर वहां से आ रहा था, तो एक हमने नई आईपी बना ली थी। बट बोथ इज द सेम थिंग, मतलब मेरे लिए आज की डेट में मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी वही है, सेम कंपनी को भी हमने कन्वर्ट करके सीआईसी कर लिया, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो अभी एचबीएफ इज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जो कि दूसरी कंपनियों में पैसा लगाए या फिर सर्विस दे और उसके अनेस में शेयर ले लेती है। द मॉडल वी कॉल वेंचर स्टूडियो। तो अभी करेंटली हमारे पास कितनी कंपनीज का पोर्टफोलियो है, कितनी कंपनीज आप चलाते हैं, अगर देसी भाषा में कुछ? अच्छा देखो, चलाते तो सब लोग अलग अलग ही है। सो आई हैव ईच फाउंडर इज रनिंग हिज कंपनी। मेरा एक्सपर्टीज थोड़ा अलग है। तो जैसे क्या होता है, हर फाउंडर को ना एक, मेरे को ऐसा लगता है हर फाउंडर को को फाउंडर चाहिए। और आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि किसी को फाउंडर को फाउंडर नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक दूसरा पर्सन जो उसको अंडरस्टैंड कर सके वो नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिलता है। सो वी बिकम दैट वन कि यार हम को फाउंडर करें, बिहेव करेंगे, तो आप आओ साथ में मिलकर कुछ करते हैं। तो सबसे पहले तो डे टू डे ऑपरेशंस हर फाउंडर अपना अपना कर रहे हैं। अच्छा, मेरे पास में क्या होता है, ज्यादा लोगों से मिलता हूँ, पहले कंसल्टिंग की है, रोड मैप्स बनाए बिजनेसेस के, तो मेरे पास थोड़ा आसान होता है समझना कि ये बिजनेस कैसे जाएगा। सो मैं उनके साथ बैठ के प्लानिंग्स और मंथली रोड मैप्स पे हम लोग बात करते हैं। उसके अलावा उनके लिए एक ब्रांड बिल्ड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक नॉर्मली जो कंपनीज होती हैं स्टार्टिंग फेज में, दे डोंट हैव मच ऑफ फंड्स कि ना बड़े बड़े पैसे लगा सकें कि अपना उनका लोगो हर जगह दिखाई दे रहा है, बड़े एक्सपोज में दिखाई दे रहा है, इवेंट्स में दिखाई दे रहा है, गूगल पे दिखाई दे रहा है, सब जगह। इट्स नॉट सो इजी। सो हाउ वी कैन मेक द इजी दोज थिंग्स। तो हमने पहले उनके हिसाब की कंपनियां बनाई, उनको लीगल, अकाउंट्स, आईटी, इस तरह की प्रोफेशनल सर्विसेज की प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए भी कंपनियां बनाई। तो इकोसिस्टम बन गया। उसके बाद और कंपनीज ऑनबोर्ड करना स्टार्ट किया। तो आज जो कंपनी आती है, हमारा बहुत सिंपल रहता है कि साथ में काम करते हैं, आपके साथ में हम लोग, आप में सक्सेस फीस दो जब कंपनी बड़ी हो जाए, या आप हमें शेयर्स दे दो
और जब कंपनी आपकी ऑलरेडी बड़ी हो जाएगी, आईपीओ चली जाएगी, तब हम उसमें से शेयर से पैसे ले लेंगे। अब इसमें जैसे काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है, मतलब दे फील लाइक कि जैसे आपने आईपीओ का नाम किया, तो ये बहुत बड़ी बात है किसी भी एक छोटी कंपनी के लिए सोचना भी कि भाई आईपीओ। तो क्या हम जब हम कंपनी बनाए तो फ्यूचर गोल हमारा क्या हो रहा चाहिए कि आईपीओ इज द लास्ट थिंग, और या फिर हमें उस कंपनी से एग्जिट कैसे मिलेगा? तो हमारा कंपनी बनाते वक्त गोल क्या रहना चाहिए? तो देखो, ये अभी ना बहुत ध्यान समझना है। अगले 2 मिनट लाइक आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। अगर आप कंपनी आज बना रहे हो और उसमें आईपीओ का विजन नहीं है, तो कंपनी मत बनाओ, वो बिजनेस है ही नहीं आपका। आप फिर एक धंधा खोल रहे हो, आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड बोल सकते हो, आप बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप ये सारी बातें मत करो, बिकॉज आईपीओ इज द वन थिंग। हमारा तो इवन टैगलाइन भी आइडिया टू आईपीओ हमने हमेशा से यूज किया है। सो आईपीओ इज द वन थिंग कि जब आप कंपनी भी सेटअप कर रहे हो, वो उस दिन से दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि आईपीओ आपको क्या देता है? वैलिडेशन देता है मार्केट में। पहला, आपका वैल्यू कितना है। दूसरा, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आज मैंने एक बिजनेस चालू किया, मैंने उस बिजनेस में जूते बनाने का काम शुरू किया, जूते बनने लगे, फैक्ट्री चलने लगी, जूता बड़ा हो गया, ब्रांड चलता गया। शायद एक पीढ़ी चलाया, शायद दूसरी भी चला रही। हर साल मेरी करोड़ों रुपए की कमाई हो रही थी। लेकिन अब एक अगली पीढ़ी आती है, उसको नहीं चलाना चाहती, या टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई कि अब मेरे यहाँ पे वो जूतों का यूज नहीं है, तो वो कल बिजनेस खत्म हो गया। दिस इज द वन थिंग, वन स्टोरी। अब दूसरी स्टोरी क्या हो सकती थी? जब मैं जूता बना रहा था, मैं पीक पे था, मैं और बड़ा हो सकता था। तो जो मैं जूते से 1 करोड़ रुपए साल की कमा रहा था, तो शायद मेरी कंपनी का वैल्यू 20 या 25 करोड़ रुपए होता। तो अगर मेरी कंपनी का वैल्यू 20 या 25 करोड़ रुपए होता, तो मैं थोड़ा सा हिस्सा देकर उसमें 3, 4, 5 करोड़ रुपए और लेता, और मेरा एक्सपेंशन ज्यादा फास्ट हो सकता था। मैं उसमें बाहर के लोगों को ला सकता था, मैं एक प्रॉपर बोर्ड बना सकता था, उसकी वैलिडेशन यानी कि वैल्यूशन एक रख सकता था। इससे मेरी कंपनी का ट्रस्ट भी बढ़ता, वो पब्लिक होती और कंपनी बड़ी होती। अगर आपका गोल आईपीओ नहीं है, तो फिर आप बिजनेस मत करो। हाँ, कुछ बिजनेस होते हैं जिनमें आईपीओ की चीजें नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए, ऐसा कोई बिजनेस है जहां पे आपको बहुत ही ज्यादा असेट्स लेके काम कर रहे हो। वैसे तो वो कंपनियां भी आईपीओ करती हैं, बट कुछ लोग होते हैं कि चलो ठीक है, हमने तो बहुत पैसा लगा रखा है, ऐसे अर्निंग्स के लिए नहीं है, ये तो हमने इतना सारा असेट परचेज कर लिया है जस्ट फॉर सेविंग के लिए, ट्रस्ट बना लिया है, वो एक अलग बात है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द बिजनेस शुड गो ऑन आईपीओ फ्रॉम डे वन। तो हाँ, क्योंकि जरा देखो ना, आप बहुत सीधा सा पॉइंट समझते हैं। हर बिजनेस अगले 10 साल 15 साल में डाउन जाने लगता है। आजकल जैसे पहले क्या होता था, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, इंडस्ट्री में 20-20 25-25 साल इंडस्ट्री पीक पे आती थी और फिर डाउन होना शुरू होती थी। आज वो रिवोल्यूशन बहुत फास्ट हो गया है, आज तो 8-10 साल में ऐसा हो रहा है। तो आपका बिजनेस डाउन जाएगा, आप ये कंफर्म समझो। अगर आज का आने वाले टाइम में 5 साल में इंडस्ट्री पीक पे आ जा रही है, तो जब इंडस्ट्री पीक पे आ जा रही है, अब चैट जीपीटी और ये सब जो आ रहे हैं, ये आ रहा है, ये सब आ रहा है, तो इसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया। इससे पहले सोशल मीडिया का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया, तो सोशल मीडिया आने से आप बहुत जल्दी से मार्केट में आने लगे। अभी एआई वगैरह आने से आप और जल्दी फास्ट मार्केट में ग्रो करोगे। तो हर जो टेक्नोलॉजी आपको अपग्रेड कर रही है, आपका बिजनेस 5 से 7 साल के अंदर एक सिचुएशन पे आ जाएगा, पीक पे आ जाएगा। आप उसका आईपीओ लाके उसमें और पैसा रेज करके मार्केट में बड़ा ट्रस्ट वैलिडेशन लाके, ट्रस्ट बिल्ड करके आप उसमें और अपग्रेडेशन करते रहे। ऐसा अगर आप नहीं करोगे तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। ओके, तो इसमें जो कस्टमर लाने से लेके या फिर जो हम आईपीओ करते हैं, तो इसमें हमारा बेनिफिट, एक कंपनी के लिए बेनिफिट क्या होता है? आपको इन्वेस्टर्स मिलेंगे या फिर कस्टमर्स का ट्रस्ट बढ़ेगा? मतलब इसमें ज्यादा बेनिफिट किस चीज पे रहता है? सबसे पहले तो ये समझो कि आज छोटी कंपनियों के भी आईपीओ होने लगे, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज भी अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। पहले आईपीओ का मतलब था एक बड़ी कंपनी, तो आज अगर आपकी कंपनी 1-2 करोड़ रुपए का भी काम करिए, छोड़ो 1-2 करोड़ रुपए, स्टार्टअप्स के आईपीओ भी आते हैं। अभी बीएससी स्टार्टअप नाम से एक पोर्टल है, आपका नई कंपनी भी है, 1-1.5 साल पुराना भी है, यू कैन गो फॉर अप्रोच मर्चेंट बैंक का। हाँ ठीक है, वो थोड़ा टेक ड्रिवन होना चाहिए, इवन लॉस मेकिंग के लिए भी ऑप्शन है उसमें। तो नया कंपनी भी आप आईपीओ ला सकते हो। हाँ, उसके लिए इन्वेस्टर शायद हो सकता है नॉर्मल मार्केट से इन्वेस्टर नहीं आ रहे, आपको जो है एआईएफ्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाए, वो एक अलग बात हो सकती है। तो हर कंपनी पहले तो आईपीओ ला सकती है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। दूसरा, जैसा आप कह रहे हो बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट लेने स्टार्ट कर दें। पहला बेनिफिट, आपके पास में किसी कंपनी का इक्विटी है, लेकिन अब वो इक्विटी अगर एक बार लिस्टेड अकाउंट पे है, तो चांसेस इज वेरी हाई यू विल गेट इजीली लोन अगेंस्ट इट। आपका वैल्यू है, अब नॉर्मल कंपनी पे नहीं मिलता है। इवन नया कंपनी है, छोटा कंपनी है, तो बिना असेट्स के या उसके बैंक भी पैसा नहीं देता है। उसके बाद आपके पास में पहला ऑप्शन है कि आपके पास में लोन लेने का ऑप्शन है। दूसरा,
आप एम्प्लॉय हायर कर रहे हो, आपको पता है कि आपको बड़ा एम्प्लॉय लाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो। आज एक बड़ी कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं ई शॉप का बहाना दिखा के या फिर मैं अपने शेयर्स दिखा के, इक्विटी दिखा के एक अच्छा एम्प्लॉय ला सकता हूँ। क्योंकि कोई भी कंपनी 3 मॉडल्स पे ही रहती है। नंबर 1, कंपनी में प्रोसेस सही होना चाहिए अगर उसको ग्रो करना है। नंबर 2, टीम उसमें रहनी चाहिए, अच्छी टीम, लीडरशिप उसमें रहनी चाहिए। और नंबर 3 है ऑब्वियसली विजन, कंपनी का विजन बड़ा होना चाहिए, तो लोग जुड़ते हैं। तो ये जो टीम है, ये टीम एक बड़ी कंपनी से एक छोटी कंपनी की तरफ मूव नहीं करती है। बहुत मुश्किल होता है। अब देखो, आपको क्या लगता है कि जो प्रोडक्ट बड़ी कंपनियां बेच रही हैं वो छोटी कंपनियां नहीं जानती है बनाना? अरे वही 2 रुपए का बना रहा है और 20 रुपए का एक बड़ी कंपनी के नाम से बिक रहा है, लेकिन वो 2 रुपए वाला अपना प्रोडक्ट 4 रुपए में भी नहीं बेच पा रहा है। नहीं बेच पा तो रहा दिस इज द सिचुएशन। तो हाँ, लेकिन अगर उसको वो टीम मिलती है जो जानती है 20 रुपए कैसे बिकेगा, है। डेफिनेटली द पर्सन विल ग्रो। तो आईपीओ इज वन बिग थिंग to create a trust in a market in between shareholders, shareholders, employees, and customers as well. Also with a bank. So this is a big benefit when you list a company as a IP. अब इसमें ना लोगों को बहुत डर लगता है कि पता नहीं आईपीओ के लिए हमें क्या चाहिए। जैसे अगर हम बड़ी कंपनीज की बात करें, स्विगी जोमेटो जैसे है, ये सब लॉस मेकिंग कंपनी थी। तो क्या एक लॉस मेकिंग कंपनी भी आईपीओ लेके आ सकती है या फिर प्रॉफिट दिखाना जरूरी है? लेकिन लोग शेयर से नहीं खरीदेंगे ना उनके। हाँ हाँ, नहीं देखो, और मैं इस पे क्या बोलूँ कुछ पहले तो ये समझते हैं कि आईपीओ लाना इज लाइक माई वैल्यू को अनलॉक करना। तो पहले भी इन्वेस्टर पैसा लगा रहे थे बड़े बड़े, अभी रिटेल वाले लगा रहे हैं। हाँ, लेकिन रिटेल वालों को थोड़ा समझना चाहिए कि हर वो जो बेवकूफ पना चल रहा है मार्केट में कि मैंने एक आर्टिकल लिखा था बहुत टाइम पहले, फूल सर्चिंग फूल। तो आर्टिकल मतलब 2018 में, मतलब एक मूर्ख आदमी जाके एक इन्वेस्टर को पटा लिया, मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरा ये प्रोडक्ट है, और वो भी मान गया है। और उसके बाद में इन्वेस्टर्स, जरूरी नहीं होता कि इन्वेस्टर बहुत स्मार्ट आदमी हो सकता है, और जरूरी नहीं है हर एंटरप्रेन्योर बहुत स्मार्ट हो सकता है। ठीक है, तो या आप जो सोच रहे हो वो गलत है, बिल्कुल जरूरी नहीं ना। डिपेंड करता है, कुछ भी हो सकता है। लोग फोन पे भी कंपनी स्टडी कर देते हैं कि अभी जो चल रहा है इस पे पैसा मिल जाए। तो एक ने जाके बताया मेरा ये है, फिर दोनों मिलकर दूसरा ढूंढ रहे हैं नई वैल्यूएशन पे, तीसरा ढूंढ रहे हैं नई वैल्यूएशन पे, फिर लास्ट गोल क्या है? लास्ट गोल कभी तो ये गोल आएगा आईपीओ पे निकालें। ठीक है, कभी तो कुछ दिखा के आईपीओ पे निकालेंगे। हाँ, थोड़ा पब्लिक ने पिछले कुछ लॉस मेकिंग आईपीओ पे अपना इंटरेस्ट कम दिखाया तो हर कंपनी लग गई है अपना प्रॉफिट दिखाने पे। तो अभी जो कंपनियां आ रही हैं मोस्टली प्रॉफिट लाके ही आईपीओ के लिए आ रही हैं। मतलब स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन रही है लोगों की, प्रॉफिट दिखा के। नहीं तो आईपीओ लॉस मेकिंग कंपनी ये भी उनको किसी ने कंसल्ट किया होगा कि ऐसे करके आपको कुछ, मतलब यू हैव टू शो प्रॉफिट्स क्योंकि मार्केट में आना होगा। हाँ, देखो क्या होता है, 2008 में क्या होता है, फ्लिपकार्ट आया मार्केट में। तो फ्लिपकार्ट में जब फंडिंग हुई, बड़ी कंपनी बनी, फ्लिपकार्ट ने ग्रोथ करी, और 2013 तक आते आते वो बिक गया वॉलमार्ट को। तो लोगों को समझ में आया यार प्रॉफिट ऐसे बनता है, चाहे प्रॉफिट हो ना हो, लॉस मेकिंग कंपनी भी है तो भी आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो ढेर सारा इन्वेस्टर आ गया इंडिया में और उन्होंने आंख बंद करके पैसा डाला। ठीक है, अच्छा, उनके लिए वो पैसा बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, जिससे इंडियन मार्केट डिस्टर्ब हुआ। अब उन्होंने क्या किया, आज आप देखो ना 100 दुकानें मार्केट में खुली हुई हैं, 100 दुकानें चल रही थी, अभी एक दुकान आ रही है स्टार्टअप के नाम पे, फॉरेन का फंड लेके ढेर सारा, और उसके बाद में वो दुकान खुल रही है और वो सबसे सस्ता माल बेच रही है। आज वो खुद भी लॉस में है क्योंकि उसका तो फंड है, और बाकी की जो 100 दुकानें हैं वो भी लॉस में है। तो उसने आकर पूरा इकोसिस्टम खराब कर दिया। आई कैन टेक नेम, जेप्टो, मतलब कोई भी बिजनेस मॉडल हो, हाँ मतलब इस टाइप से, हाँ, तो कोई भी बिजनेस मॉडल है वो सब यही तो कर रहे हैं। सो आज की डेट में बहुत सारे स्टार्टअप इनको फंडिंग मिला हुआ है, बहुत सारे, नॉट एवरीवन, सम आर डूइंग वेरी वेल जॉब, बट रिसर्च बेस्ड कंपनीज या अच्छी कंपनीज को फंड्स उतने नहीं मिलते हैं, वो अलग बात है। तो बहुत सारी कंपनीज आज की डेट में एजेंट से ज्यादा कुछ है नहीं है, तो दे बिल्ड अ सिस्टम कि, और उस प्रोसेस को छोटा करते चले गए। प्रोडक्ट तो पहले भी कोई बना रहा था और आज भी कोई बना रहा है, उसमें जो सेल करने का तरीका था वो बदल गया, कस्टमर तक पहुंचाने का तरीका बदल गया, उसको फास्ट पहुंचाना, आलसी बनाना, और उन सारे प्रोसेसेस की वजह से क्या हुआ है, कहीं ना कहीं वो स्टार्टअप्स बड़े बन गए, उनके पास फंड्स थे। अब वो मॉडल्स पहले क्या सबके दिमाग में नहीं थे, सबके दिमाग में थे, पैसा मिला तो ग्रो कर गए। अब मेरे पास पैसा रहेगा तो बना ही लूंगा ना। अच्छा, कायदा में तो स्टार्टअप वो है लाइक जीरोधा, बिल्ड अप इन अ डिफरेंट वे, दैट्स एक्चुअली अ स्टार्टअप, है ना। इवन आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने पैसा नहीं लगाया होगा, दे इन्वेस्ट ह्यूज मनी ऑल्सो, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट उन्हीं की अर्निंग में से थी। और बाकी स्टार्टअप जो आज की डेट में बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे जो सेल्फ फंडेड रहे या फिर धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करते हुए गए, तो वो स्टार्टअप्स में, और एक ऐसे स्टार्टअप में जहाँ पे हजारों करोड़ रुपए आपको दे दिया गया है, ठीक है, इजी है बट नॉट सो गुड फॉर आवर सोसाइटी।
अगर जैसे आपसे पूछा जाए, आप इतने सारे बिजनेसेस के साथ काम करते हैं, बातचीत करते हैं, डेली देखते हैं किसका क्या चल रहा है, किसको क्या ज्ञान, आप कुछ नया नया इनपुट्स देते रहते हैं। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर आप बताएं कि बिजनेस से पैसा बनाना और उसको चलाना कैसे चाहिए, मतलब जो 4-5 मतलब पॉइंट्स कि पहला ऐसे होना चाहिए, ऐसे 5 पॉइंट्स में अगर आप समराइज कर पाए इसको तो। अच्छा, सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना चाहिए, बिजनेस को किस नजर से देखना चाहिए, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज बहुत सिंपल है, बिजनेस बनता है लोगों से। अब चला कौन रहा है? अगर मैं उस बिजनेस को चला रहा हूँ तो मेरा विजन है, अगर मेरा विजन है, एक बड़ा विजन है, डेफिनेटली बिजनेस बढ़ेगा। पेशेंस शुड बी देयर। कोई भी बिजनेस 4-5 साल में से पहले बिल्कुल बड़ा नहीं बन सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा दुनिया में चल रहा है, आप सोचो मुझे ऐसा ही बिजनेस चलाना है, तो आप ना अपने आप को कंपेयर करना बंद करो। वो जो टॉप पे लेयर पे है बंदा, आप कंपेयर करो 90% कैसे काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनसे देखो जैसे वो काम कर रहे हैं, आपको उनसे, उन सबसे सिर्फ 2-4% बेटर होना है। यू डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद कि यार मेरे को तो ये टॉप लेयर का जो बंदा है इससे कंपेयर नहीं। अपन 2% से ऊपर हो जाओ। मतलब जो 90% जो लोग काम कर रहे हैं ना, जो एवरेज काम कर रहे थे, उनसे हल्का सा बेटर दिखता है। इससे क्या होगा, ये पहला रूल है। इससे क्या होगा, थोड़ी टाइम बाद आप देखोगे 3-4 साल आप लगे हुए हो, थोड़ा थोड़ा ऊपर कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा बेटर कर रहे हो। थोड़ा बेटर कैसे कर सकते हो? आप बेटर दिखाई दो, आपकी बेटर ब्रांडिंग, थोड़ी सी बेटर, बहुत ज्यादा नहीं। मान लो आप एक सीए का बिजनेस चला रहे हो। अब हर कोई सीए का बिजनेस चला रहा है। सीए कैसे काम करता है? ट्रेडिशनली काम कर रहा है। बट एक सीए जो एक्टिव है, जाके इंक्यूबेशन में ज्ञान भी दे रहा है, जाके किसी सेशन में बोल भी रहा है, वो हर जगह दिखाई भी दे रहा है। तो उसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम किया। मतलब वो अपने 7 दिन में से उसका संडे यही जाता है, सैटरडे यही जाता है, तो उसका असर उसको 3 साल बाद दिखाई देगा। नाउ ही हैज मे बी होल्ड सम कंपनी में अच्छी सीएफओ पोजीशंस होंगी, कुछ और होगा, उसका पर्सनल करियर चेंज हो गया। और ये सीए की नहीं है, मैं किसी भी एग्जांपल, आप एक किसी भी तरह का आप एक बिजनेस चला रहे हो, आप इवन एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म चला रहे हो, आप थोड़ा सा बेटर दिख रहे हो हर इससे कि नहीं यार मैं ना एक आईपी बना लेता हूँ। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। सो व्हेन आई स्टार्टेड अ बिजनेस, तो मेरे को दिखाई दिया कि यार कोई एक ऐसी चीज करते हैं जिसको हम रेगुलर करते हैं। तो हमने भारत में और कैसे बनाया था, भारत में इज अ सिंपल इवेंट। हमारा बस उद्देश्य ये था कि यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहां पे सब लोग आ सके। तो क्या ऐसे प्लेटफॉर्म पहले नहीं थे? बिल्कुल थे। रोज है। उसका नाम थोड़ा काफी अच्छा लगा। हाँ, वो भी मैंने ट्रेडमार्क करा लिया, बहुत सारे लोगों ने खोल लिया है बाद में। तो व्हाट आई बिल्ड इज कि हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं। मेरे पास एक्चुअली क्या हुआ था, 3-4 साल पहले की बात है। तो समवन सेट किया ना, इंडिया के बाहर जाते हैं और वहां पे हम देख के आएंगे। चाइना चलते हैं, वहां पे हम देख के आएंगे, डेलीगेशन लेके जा रहे हैं हम चाइना। मैं नहीं गया था उस टाइम पे। मैंने कहा यार इंडिया में नहीं आते ऐसे। कहता नहीं, इंडिया में बहुत कम आते बाहर के। सो आई वाज लुकिंग कि ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसमें ना कोई मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है, सब आए। तो धीरे धीरे उसको हम हर साल बिल्ड करना शुरू किया। तो पहले साल में बिलीव में 60-70 लोग थे जो हमने उसको ऑफिशियली लॉन्च किया था। ऐसे आईसीआईसी बैंक के हॉल में बैठ के किया था। And उसके बाद में फर्स्ट इवेंट किया हमने 2023 में इन हॉलीडे। सेकंड इवेंट किया हमने इरोज में। इरोज में जो हमने किया, आई थिंक यू वर देयर इन इरोज और हॉलीडे में। फर्स्ट में अच्छा, फर्स्ट में था, उसके बाद 3-4 इवेंट हाँ, स्किप किए। अच्छा, रिसेंट वाले में था। अच्छा। तो जब हमने सेकंड इवेंट करा था उसका, तो उस टाइम पे हमने 250 लोगों का एक्सपेक्टेशन किया था। एंड हमारे पास में करीब 600 लोगों के आसपास में टोटल भीड़ था उस दिन। सो लास्ट ईयर तो वी वर सो हैप्पी में, ठीक है इस बार और बड़ा करते। तो इस बार हमने लीला में जब किया तो इस बिग। नाउ वी आर प्लानिंग कि इस बार एमएसएमई मिनिस्टर भी आए। सो ही अप्रिशिएट अस एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग कि हाउ वी कैन मेक इट मोर बिगर। तो मोर बिगर का मतलब क्या है कि 4-5 कॉन्फ्रेंस होंगे अगले साल। 16-17 कंट्रीज के साथ हम डिस्कशन में है कि वो सब लोग आएंगे। और अब वो सब आएंगे तो वो सब बैठ के टॉक करेंगे। मे बी ये 3 से 4 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन होगा 2 दिन का। अब आप देखो इसमें हमने क्या किया, पेशेंस का गेम था। हमने एक विजन बढ़ा लिया कि इसको बड़ा करना है, और हर साल कंटिन्यूअसली लेकिन टाइम पे और कंटिन्यूस इसी टाइम पे हम इवेंट करते जा रहे हैं। अगले साल भी 27 जून को ही होगा। तो ये फिक्स हमने किया यार भारत में हो रहा है, भारत के एंटरप्रेन्योर एमएसएमईज का इवेंट है। एमएसएमईज को बुलाएंगे, अप्रिशिएट करेंगे, उनको नेशनल प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। प्लस हम इन्फॉर्मेशन सेंटर खोलेंगे। इन्फॉर्मेशन सेंटर ऐसी कंपनीज के जो सपोर्टिव कंपनीज है, चाहे वो ईएनवाई की ना हो और चाहे वो कोई टेली सपोर्ट सिस्टम की ना हो, कोई एंजल इन्वेस्टर की ना हो, सबको ही जगह लाएंगे। दिस इज व्हाट वी क्रिएटेड। अब एक बहुत छोटी चीज है, यही आईपी बन गई। अब इसके लिए मैं चाहूँ तो एक तरीका सोच सकता हूँ, अगले साल में इससे 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ कमाऊंगा। इसी को शायद मैं धीरे धीरे पब्लिक कर सकता हूँ, इसी को मैं शायद बड़ा बना सकता हूँ। इसका एक वैल्यू भी है। इवन हमें ऑफर मिला इसका इमीडिएटली, इसी साल हमें ऑफर मिल गया कि यू कैन सेल दिस। अच्छा, उनका सेल क्या करेंगे, हमारी और भी कंपनियों में नहीं, जैसे भारत प्रेन्योर का नाम काफी हो गया है, मतलब मार्केट में मैंने देखा कि इस बार काफी लोग जान रहे थे। जो उन्होंने मुझे सामने से अप्रोच किया कि
हम इसमें कैसे टिकट ले सकते हैं, ये मैंने काफी सारे कम से कम 20+ लोगों को बताया कि कैसे कर सकते हो। नहीं नहीं, अब की बार तो हम इसको और बड़ा करें। हाँ, तो जैसे मेरा क्वेश्चन यही था कि जैसे कंपनी को स्टार्ट करके उसको एग्जिट कैसे करें, या तो फिर पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर बन गया है तो एग्जिट हो जाएगा। अभी जैसे मेरे को तो ऑफर आ गया ना, भाई देखो आपका बिजनेस पैसा कमा सकता है, सामने वाले को दिख रहा है कमा रहा है, या कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकता है, तो लोग आएंगे। अभी पहला ऑप्शन यही था कि हम लोगों ने हमें विजन बड़ा रखना है, टीम बड़ी रखनी है। अब विजन के साथ में सेकंड पॉइंट आता है, लाइक आपका एरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसा है, या आप किस एरिया से बिलोंग करते हो। एग्जाम्पल के लिए मेरी स्ट्रेंथ क्या है, अभी मैं एक ना एमएलए का बेटा हूँ, तो मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे अच्छे लिंक्स होंगे पॉलिटिक्स में, लोगों के साथ। तो क्या मुझे ऐसा बिजनेस करना चाहिए, एक टेक्निकल क्रिप्टो ये सब। सर एग्जाम्पल दे रहे हैं, एमएलए का बेटा हूँ मैं सर, नहीं मतलब अब ये मैं सर दे रहा मेरे बिल्कुल। अच्छा मैं दूसरा एग्जाम्पल आता हूँ, मैं किसान का बेटा सपोज, बट आई हैव टू डू। तो मेरे लिए सबसे आसान क्या है, तो शायद मेरे लिए, मैं किसान का बेटा हूँ तो मेरे लिए आसान है अगर मैं ये देखूं कि सारे किसान ना ऐसे बिजनेस करते हैं। अब मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पास में ऑप्शन है, मैं सिटी आया, मैंने सिटी में देखा कि और क्या बनाया जा सकता है। अच्छा, कुछ एडवांस खेती हो सकती है, यस आई कैन डू। कुछ इसी चीज को सीधा मैं यूएस एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, कुछ ऐसा मुझे नॉलेज है। तो मेरे पास में क्या है, मान लो मैं किसान का बेटा हूं, मेरे पास जमीन का एक्सेस है, मैं दूसरे लोगों से भी कर सकता हूँ। दूसरा, मेरे लिंक में पूछा जैसे इंक्यूबेशन में जाके, या किसी और ऐसे एग्रीकल्चर इंक्यूबेशन में जाके वहां से सीख सकता हूँ नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें। मेरे पास अगर मान लो मेरा कोई साथ में, मेरा कोई यूएस में रहता है, शायद मैं उससे इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ। तो मेरे को पता है मेरे को इस तरह का बिजनेस करना चाहिए, लेकिन मैं किसान का बेटा हूँ, पैसा है नहीं मेरे पास। अब किसी ने, दोस्त को देखा मैंने कि मेरा दोस्त कोई गाड़ियों का बिजनेस कर रहा है, मैं गाड़ियों का बिजनेस करने लगा, इस मिस्टेक। तो लोगों को मैंने देखा है कि वो ना जिस चीज में होते हैं ना बहुत लंबे टाइम तक, उसमें बिजनेस नहीं करते, कुछ और बिजनेस कर रहे हैं। ऐसा मत करो, ये गलती कभी नहीं है। स्ट्रेंथ पहचाननी है। मैं चावड़ी बाजार में रहता हूँ, तो मेरे लिए सबसे आसान क्या है, चावड़ी बाजार का नेटवर्क मुझे पता है। अब मैं वहां पे चाहे छोटी इलायची भी ना बेचूं, तो मुझे पता है खरीदने वाला भी मिल जाएगा, बेचने वाला भी मिल जाएगा, ईजी है मेरे लिए। तो यही को अपग्रेड करना है, पर जो लाइफ में चल रहा है, जिसमें नॉलेज है, उसी को अपग्रेड करते चले जाओ, थिंग्स बिकम मोर इजी। सो अपग्रेड करने पे आप देखोगे किसी भी लाइन से आप जा रहे हो, आप एट द एंड ऑफ द डे आप उस लेवल पे आओगे जहां पे आप 100 नए बिजनेस जोड़ सकते हो। अगर आपको लगता है ना मुझे 10 नए बिजनेस खरीदने हैं, आप किसी भी लाइफ से ऊपर उठ रहे हो। एग्जाम्पल, यू आर अ डिजिटल मार्केटर, सोचो आप और क्या ऐसा बड़ा कर सकते हो लोगों की लाइफ में। अब आप पॉडकास्ट ले रहे हो, आप 100 बड़े अच्छे लोगों का पॉडकास्ट लेते हो, 100 बड़े फाउंडर्स का पॉडकास्ट लेते हो। अब आपके पास 100 नेटवर्क लोग हैं जिनका नेटवर्क है, ठीक है, वो शायद आपके साथ में, आप उनको बताते हो सर मैं डिजिटल मार्केटिंग के अलावा एक्स चीज और करता हूँ जो उनकी यूज की है। तो हो सकता है दे विल गिव यू वर्क और बिजनेस और मनी एज वेल। तो इस थिंग्स बिकम इजी। अभी तुम उस काम को करते करते जो आगे बढ़ते हो, तो जरूर थोड़ी डिजिटल मार्केटिंग चलाओगे। डिजिटल मार्केटिंग या फिर पॉडकास्ट विल बी वन ऑफ द जॉब। नाउ मे बी यू कैन जस्ट प्रमोट समवन एल्स बिजनेस, कि मैं तेरा बिजनेस प्रमोट करता हूँ, हिस्सा देगा मुझे, दे देगा सामने वाला। You become an investor also in a later time. So options are always available if you know your strength. People do this mistake. तो जैसे अपना कल आके आप कहते हो कि यार मुझे ना बिजनेस करना है, जिसके लिए मेरा एक बिजनेस एक लेवल पे आ गया, मुझे फंड्स चाहिए। किसके लिए चाहिए? मुझे ब्रांडिंग में 2 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। मे बी मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं कि मैं आपको कहूँ कि 2 करोड़ खर्च करने की जरूरत नहीं है, ये सब ब्रांडिंग मैं करा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मुझे इस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए टीम देखनी है, तो मे बी शायद मेरे पास इजी ऑप्शन है। तो वो सब करना मेरे लिए थोड़ा आसान है। तो एक ही बात है, मैं चाहे आपको जो जरूरत है उसकी सर्विस दे दूं या फंड्स दे दूं, पर सर्विस देने में ज्यादा चांसेस हैं आपके बिजनेस के ग्रो होने के, क्योंकि मैंने वो सब इकोसिस्टम बना रखा है। मेरे लिए आसान है थोड़ा देना, उसकी कॉस्ट भी कम आती है। तो दिस इज हाउ वी प्रोवाइड। अभी बात करते हैं जो आपका क्वेश्चन था। यस, फंडिंग इज नेसेसरी, पर कितनी? अति हर चीज की बुरी है, ये लोगों को पता ही नहीं है। तो देखो पहली बात तो ये समझते हैं, फंडिंग लेना इज नॉट सो बैड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ना अपना एक्सपीरियंस देता हूँ। जब मैंने पहला कंपनी स्टार्ट करी तो सीए ने गलत कंपनी सेटअप करके दे दिया। अब जिसने दिया दे दिया, वो खुद अनाड़ी आदमी था। देन मैंने सेकंड कंपनी स्टार्ट करी, मेरे पास फंड्स खत्म हो गए, उसने मेरे को इस तरह की कंपनी बना के दे दी जो बैंकिंग कंपनी होती है। मांगा उससे मैंने एनबीएफसी था। अब वहां पे बस वो बैंकिंग में इतनी जल्दी कोई ट्रस्ट करता नहीं है, और मेरा 6-7 महीने वहीं बर्बाद हो गया। जब मैंने दूसरी कंपनी स्टार्ट करी तो मेरे पास फंड्स नहीं थे। फंड नहीं थे तो मैंने क्या किया कि यार मैं भी सिर्फ कंसल्टिंग चला रहा हूँ, लेकिन मुझे ना मार्केट में थोड़ा स्ट्रांग दिखना है, और हो सकता है मैं फेल हो जाऊं। तो फेल होने में मेरे को 2-4 बार लगेगा। तो मैंने क्या किया, जितना पैसा मेरे पास था वो डाला, प्लस मैं अपने दोस्तों के पास गया, मैं थोड़ा थोड़ा तुम सब डालो, और उनको बोला मैं कि देखो मैं कंपनी पहले से पब्लिक कर रहा हूँ, तो पब्लिक करने से क्या होगा, तुम्हारे शेयर डीमेट में आ जाएंगे, तो फ्री भी हो बेचने के लिए। मैं फ्यूचर में आईपीओ पे जाऊंगा,
तो ऐसा करके मैंने उन्हें बताया और उन लोगों ने सबने सपोर्ट किया। हम सब ने जब पैसे डाले इन सब लोगों ने, तो बहुत थोड़े पैसे से ही स्टार्ट हुआ था, पर वो थोड़ा थोड़ा डालने से भी वो फंड मैंने पेड अप कैपिटल विद इन 6 months वो 1 करोड़ का पैसा इकट्ठा करके उसको स्टार्ट किया था। अब कंसल्टिंग तो 2-2 लाख रुपए में स्टार्ट हो जाती है, बट आई स्टार्ट विद 1 करोड़ रुपीज। सो यस, यू नीड मोर फंड्स टू स्टार्ट अ बिजनेस, क्योंकि शुरुआत में जो भी आपने प्रोजेक्शंस और प्लानिंग बनाए वो फेल होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अब मेरे पास में एक ऑप्शन था कि मैं अच्छी तरह से मेंटेन कर पा रहा था अपने आप को धीरे धीरे। मेरा 1 से 1.25 साल मुझे लगा और लोगों का सपोर्ट बहुत मिला। वही लोग ने मुझे बिजनेस भी दिया, जो मेरे एक तरह के, क्योंकि शेयर होल्डर बनने से उनका इंटरेस्ट आ गया मेरी कंपनी में। अच्छा, उनको मैंने कोई वैल्यूएशन नहीं दी। आजकल के लोगों को ना पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है, दे आर कंफ्यूज स्टार्टअप, शार्क टैंक एंड अदर्स, कि यार वैल्यूएशन बड़ी बड़ी 2% दूंगा, 1% दूंगा। अरे अगर तुम्हारा बिजनेस चल गया तो 2% भी जाता है, और नहीं चल रहा है तो तुम अपना 50% भी दे दो। मेरे लिए तो लाइबिलिटी है वो, इफ आई एम टेकिंग इट एज ए इन्वेस्टर, या फ्री में भी किसी को दे रहे हो तो लाइबिलिटी उठा रहा है तुम्हारी। तो पॉइंट यहाँ पे ये समझना है कि शुरुआत जब आप छोटे हो ना, तो मैं तो कहता हूँ एक बार ना एक जंप करके थोड़ा ऊपर आ जाओ, चाहे इक्विटी कितनी भी रह जाए। मेरे पास में कम पैसा था उस टाइम पे, तो शुरुआत में मेरी कंपनी में मेरी खुद की परसेंटेज कम थी, बाकी सबकी ज्यादा थी। तो जैसे मैंने किसी से 2 लाख रुपए लिए थे तो उसको 2% इक्विटी दिया था 1 करोड़ में। मेरा खुद का अगर मान लो एग्जाम्पल की 20 लाख था तो मेरे पास 20% था। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। मतलब शुरुआत में मेरी कंपनी है लेकिन मेरे पास ज्यादा इक्विटी नहीं। और इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे अगर प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए या फिर एलएलपी भी चल जाती है, या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप, बहुत सारे जो वीडियो देख रहे हो करके बैठे होंगे। तो देखो पर्पस क्या है, एलएलपी ज्यादातर वैसे तो बनी नहीं है किसी भी बिजनेसेस के लिए। एलएलपी तो प्रोफेशनल्स की कंपनी है। मैं सीए हूँ, मैं कुछ एक्सपर्ट हूँ, मेरे जैसे आदमी को एलएलपी बना के पार्टनरशिप में, या मैं अपना बिजनेस को कभी भी एक्सप्लोर करके कभी आईपीओ की तक नहीं ले जा सकता, तो मुझे एलएलपी करनी चाहिए। अदरवाइज मेरे ख्याल से किसी को भी एलएलपी, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप इस तरह की फर्म्स नहीं खोलनी चाहिए। मिनिमम गो विद प्राइवेट लिमिटेड। द फर्स्ट ऑप्शन इज इट्स गिव अ ट्रस्ट। ओके, इवन मैंने तो लिमिटेड खोला जब मुझे जरूरत नहीं था लिमिटेड का, मैं तो कंसल्टिंग चला रहा था। एचबीएफ डायरेक्ट लिमिटेड। हाँ, अब सोचो यार, मैं आपके पास आया, लिमिटेड खोलने में मेरा 2-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा जरूर लग गया। अब मैंने लेकिन क्या किया, मैंने 1-2 करोड़ की कैपिटल से कंपनी को लिया है, तो एक अच्छा ऑफिस लिया है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा एसेट क्या था, विजन तो मेरे पास था, मेरे को टीम चाहिए थी, जो मैंने पहले बताया। तो अच्छी टीम लाने के लिए लोग मुझे ज्वाइन करें धीरे धीरे, उसके लिए उनको एक बड़ी कंपनी की जब मैं पिक्चर दे रहा हूँ तब वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ी कंपनी है जी, पब्लिक है, अब उनको थोड़ी पता है कौन जाके आपका टर्नओवर देख रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, लोग अपने आप को बड़ा, अगर आप हो नहीं भी हो ना, तो उस टाइम पे तो जरूर बड़ा दिखाओ। जब आप बड़े बन जाओ तब बड़ा मत दिखाओ, तब आप छोटा दिखाना शुरू कर दो। लेकिन जब आप छोटे हो ना, सच में बड़ा दिखाओ, क्योंकि बड़ा दिखाते हो तो लोग आते हैं, बड़ा विजन देखते हैं तो लोग जुड़ते हैं। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है। तो जब आपकी कंपनी पब्लिक है, अब आप जाके बोलो सर मैंने आपका डिजिटल मार्केटिंग का ये करता हूँ, अब आपने ये इतना बताया कि मैं एक एजेंसी चला रहा हूँ, तो सामने लोग क्या लगेगा, वो बाकी फ्रीलांसर की तरह आपको जज कर लेगा 1 सेकंड में। आप जाके बोलो सर हम लोग ना एक रजिस्टर्ड पब्लिक कंपनी है। अब आपकी पिच थोड़ा चेंज करते हैं, मैं एक रजिस्टर्ड पब्लिक कंपनी हूँ और सर हमारा ये है और मेरा बोर्ड ने ये डिसाइड किया है। ये 4 वर्ड्स ही तो सीखने हैं आपको बोलने, ठीक है। और सर मेरा आने वाले टाइम में हम इस तरह से पूरा स्ट्रेटजी बना के ऐसे काम कर रहे हैं। आपकी पब्लिक कंपनी है सर, हमारा 1 करोड़ का कैपिटल मेंटेन करते हैं हम लोग, हमने एक अच्छे लेवल से स्टार्ट किए, आने वाले टाइम में हम आईपीओ का प्लान कर रहे हैं। तो करोगे ना भाई, 5 साल बाद नहीं 10 साल बाद करोगे आईपीओ प्लान। अगर मैंने ऐसी बनाई है तो मैंने तो पहले दिन से आईपीओ के लिए बनाई है कंपनी। तो जब आप ये सब बातें बोल रहे हो, कितना फर्क आ गया एक आप पे जब आप बोल रहे हो, और एक दूसरा आदमी जो आके बोल रहा है मैं तो एक फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ, मेरी तो एक प्रॉपर्टीशिप है। एकदम इम्पैक्ट चेंज हो जाता है, ट्रस्ट में, ठीक है। तो और चाहे आपकी कंपनी का टर्नओवर कम है, अब बहुत सारे लोग कहते हैं अरे टर्नओवर तो कुछ है नहीं, तो हम कैसे बना सकते हैं ऐसे कंपनी। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही लोगों का मेन क्वेश्चन ही होगा सर, कितना पैसा लग जाता होगा इसको बनाने में, मतलब आईपीओ ले जाने में। नहीं देखो, मैं तो बताऊं, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया मुझे आईपीओ लेके ही जाना है, तो बना लो, वैसे पहले से पब्लिक बना लो, मैंने मेरी तरह, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉसिबल हो जाता है। हाँ। तो आपको देखो, अब पहले तो कैपिटल भी मैंडेटरी था, अब तो कैपिटल का भी इतना कोई वो नहीं है। 5 लाख भी, पहले तो 5 लाख मैंडेटरी था, तो 5 लाख भी मैंडेटरी नहीं रहा है शायद। तो आप कंपनी बनाओ आपका जो, और उसमें मैं तो कहता हूँ ऑथराइज कैपिटल अगर ज्यादा दिखा सकते हो ज्यादा दिखाओ, धीरे धीरे उसकी पेड अप पूरी करो। पेड अप पूरी का मेरा मतलब है, लोग क्या करते हैं, सपोज मैंने 2-4 लाख रुपए अभी खर्च किया, 2-4 लाख खर्च किया, फिर 2-4 लाख फिर से खर्च किया, कर्जा लेके फिर खर्च किया कंपनी में, तो सारे पैसे को ऐसे पेड अप दिखाओ, लोन में दिखाओ अपनी कंपनी में। मेक अ कंपनी स्ट्रॉन्ग, नंबर ऑफ शेयर ज्यादा क्रिएट करो, कोई पार्टनर आ रहा है तो उसको प्रॉपर तरीके से शेयर दो, सारी चीजें वो सब फॉलो करो। इसमें क्या होगा, आपके शायद साल में 1-8 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग जाए। अच्छा,
पैसा किस चीज में एक्स्ट्रा लगता है? सिर्फ वो जो डीमेट खुलवाया है आपका, उसमें पैसा लगेगा अगर आप किसी को शेयर देना चाहते हो पब्लिक में। प्राइवेट में भी आप अपने शेयर्स को डीमेट में रखो। इससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स का ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। आप जितने अच्छे डॉक्यूमेंट्स रखोगे, जितना अच्छा प्राइवेट या पब्लिक बना के चल रहे हो और शेयर्स को डीमेट में रख के दे रहे हो, तो आपको शायद प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, क्योंकि आप दिखा रहे हो, देखो मेरे शेयर डीमेट में दिख रहे हैं, ये देखो मेरे आईसीआईसी में शेयर दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी आप जो भी वैल्यूएशन है, वो वैल्यूएशन ना कम रखो शुरू, आपको पैसा मिल जाए। आपकी कंपनी चलाना आपका मेन गोल होना चाहिए। एक बार कंपनी चल जाए, अरे ज्यादा लोग दूसरे कमा जाएंगे कोई बात नहीं। आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि 99% बिजनेस तो फेल होते हैं, 1% पास होते हैं, 1% सक्सेसफुल होते हैं। तो जो 99 फेल होते हैं, फेल होने के चांसेस ज्यादा है आपके। तो फेलियर में अगर 10 लोग आपके साथ पार्टनर बन के तैयार हैं, वो थोड़ा थोड़ा पैसा डाल देते हैं और उनको ज्यादा इक्विटी जा रहा है, कोई बात नहीं, जाने दो। और आप पहले दिन से कंपनी में सैलरी लो। अगर आपको लग रहा है सैलरी देना है कंपनी में ही, तो सैलरी जरूर लो और वापस कंपनी में डालो। इससे भी आपकी इक्विटी इसमें इंक्रीज कर रही है, पर सैलरी जरूर लो। ये सब चीजें पब्लिक में है ही नहीं, मतलब लोगों को पता ही नहीं है सर। तो अभी इसमें और एक बहुत ही तड़कता सा क्वेश्चन लोगों के माइंड में यही आ रहा होगा कि सर अच्छा ऐसा होता है कि जैसे हमने अपनी कंपनी पब्लिक बनाई, फॉर एग्जांपल, जो फंड्स आएगा वो कंपनी हम यूज कर सकते हैं कि नहीं, या फिर वो जैसे डीमैट के थ्रू फंड्स आ रहे हैं, कोई शेयर बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, तो उसका बेनिफिट कैसे होता है? मतलब वही शेयर कोई बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, वो तो देखो आपका रोल ही नहीं है। अगर आपने पब्लिक कंपनी बना ली है, प्राइवेट भी है, प्राइवेट तो आपसे परमिशन लेके करेगा। तो मैंने अपना जैसे आपकी कंपनी में हिस्सा ले लिया, सपोज करो आपको एक फैक्ट्री लगानी थी, आपको एक स्टार्टअप करना था, कुछ भी करना था, तो आपने जो भी वैल्यूएशंस की होंगी आपस में मोस्टली टाइम पे, कि क्या होता है नई कंपनी में आपके हिस्सेदार बना, अब मैंने अपनी कंपनी का अपना शेयर किसी को बेचा, तो वो पैसा तो मेरे पास ही आएगा, तो मेरा शेयर है। लेकिन आपने कंपनी से किसी को शेयर बेचा, तो उसका पैसा कंपनी के पास में आएगा, चाहे आपने 10 रुपए बेचा, वो चाहे 100 रुपए बेचा, वो कंपनी के पास आएगा, तो कंपनी उसको यूटिलाइज कर सकती है। और मैंने अगर इंडिविजुअली बेचा है, तो डेफिनेटली वो पैसा बेनिफिट आपके हाँ मेरे अकाउंट में। और मेरे अकाउंट में भी बहुत सारे टाइम पे ऐसा भी होता है कि ज्यादातर जो कंपनीज में स्ट्रगल चल रहा होता है जिस टाइम पे, तो थोड़ा थोड़ा बीच में पैसा आता है, तो फाउंडर उसको भी लेके कंपनी में डाल देता है। तो मोस्टली अभी जैसे मैंने बहुत कुछ खरीदा था अपने नाम पे, क्योंकि मेरी कंपनी में कंप्लायंस का इशू था बीच में, जब तो सीआईसी नहीं बनी थी। वो सब कुछ एसेट्स में धीरे धीरे कंपनी को दे रहा हूँ, बिकॉज इट्स अ ट्रस्ट विच आई हैव टू गिव शेयर होल्डर्स मोर, की शुरू में अगर आ रहा है तुम लोग कमा लो, सारे मिलकर कमाएंगे। कंपनी बड़ा होना चाहिए। एक बार कंपनी बड़ा हो गया, मेरा नाम तो वैसे ही बड़ा हो जाएगा। देखो लोगों गलती क्या करते हैं, अब ज्यादा कमाने पे फोकस मत करो, आप पहले बड़ा बनने पे फोकस करो। आप बड़े बन गए, आपने कुछ भी नहीं कमाया ना अपनी जिंदगी में, आप बड़े बन गए हो, तो भी आप पैसा कमा चुके। लोगों की ये बहुत बड़ी गलती होती है। एग्जाम्पल के लिए अगले साल जब मैं भारत में और करूंगा, मेरे को दिखाई दे रहा है कि यार वो एक बड़ा आईपी होगा, मुझे दिख रहा है 5,000 लोगों का हमारा गैदरिंग कम से कम करना है हमें अगले साल का प्लान हमारा, अभी से टीम लग रही, तो वहां से मेरे को पैसा नहीं मिलेगा ना मिले, पर दैट्स अ बिग नेशन वॉइस हमने क्रिएट कर दी। फाउंडर क्लब ऑफ इंडिया जो हमने कम्युनिटी बना रखी है, उसमें जो 24 कंपनी अभी आ गई है हमारे पास में, जो वेंचर स्टूडियो की तरह 24 कंपनी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें इस साल हमारा टारगेट है 100 कंपनीज लेने का। अब क्या लग रहा है मेरे को उसमें प्रॉफिट होता हुआ? जो कंपनी प्रॉफिट करती है वो कहती है मुझे तो और एक्सपेंशन करना है, और जिस कंपनी में लॉस हो रहे हैं, चीजें हो रही है, उसके यहाँ के लिए मैं टीम बैठा के बैठा हूँ कि कैसे इसकी फ्रेंचाइजी बिके, कैसे इसका ग्रोथ हो, कैसे इसमें और लोग आए, और या फिर वो रोता हुआ मेरे पास आएगा, 5-10 लाख रुपए भी दे भी रहा हूँ, अगर है तो मेरे पास, नहीं है तो मैं कह रहा हूँ यार मैं मिल के सॉल्व करते हैं इसको। तो कहने का मतलब है जिसमें प्रॉफिट हो रहा है वो, क्योंकि अभी सारी अर्ली एज कंपनीज थी, 1-2 साल में 10-12 करोड़ का टर्नओवर है, किसी का कम का, किसी का 2 करोड़ का, किसी का 5 का, अभी इस तरह की कंपनी ज्यादा है, तो इसका लॉस हो रहा है वो मेरे पास आ रहा है कि पैसा और दो। तो प्रॉफिट हो रहा है वो एक्सपेंशन की बात कर रहा है, तो मेरे पास तो पैसा आ ही नहीं रहा है, मुझे तो ग्रोथ ही करानी है। सो अभी ऐसी सिचुएशन पे क्या है, वो पैसा मेरी जेब से लग रहा है, या पुरानी मेरी जो इनकम से या वो लग रहा है, या फिर जो मैं कंसल्टिंग और उसके थ्रू पैसा आता है वो मेरा पैसा लग जाता है। सो आज सिचुएशन मेरी इस तरह की है। सो बट माई विजन इज सो बिग, क्या 100 कंपनियों को ग्रो करके चलना है, तो 100 कंपनियों को लेके चलूंगा, जब वो बड़ी होंगी डेफिनेटली पैसा आ जाएगा, पैसा बाद में भी आता है। तो अभी जैसे हम वीडियो रैप करेंगे, लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी नॉलेज पब्लिक में अवेलेबल ही नहीं है, मतलब ये पैसे लेके कंसल्ट करते हैं लोग, मतलब ऐसी कंपनी अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू हैव टू पे, और लोग आप फ्री में दे रहे हो जानकारी हमें। नहीं मैं वैसे नॉर्मली पैसा लेता हूँ अच्छे खासे, वन डे कॉस्ट मेरा काफी बड़ा है। वही 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 मैंने कहा कि काफी सारी ऐसी बातें हमें जैसे इस वीडियो के थ्रू मिली जो लोगों को मतलब पैसे दे के भी नहीं मिलती जल्दी। जी जी। तो अभी जैसे 2 क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे एक करेक्ट वे टू फाइंड इन्वेस्टर क्या है, कि किसी कंपनी के लिए अगर हमें इन्वेस्टर चाहिए तो कैसे ढूंढ सकते हैं हम? अच्छा भाई देखो, पहले ना मेरा ना एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस बात को सुना कोई बुरा नहीं मानेगा, तो भाई देखो इन्वेस्टर्स मार्केट में नहीं होते हैं। अब क्योंकि आप, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ,
0.01% कंपनीज को भी फंडिंग नहीं मिलती है। तो होता क्या है, जो 10-20 कंपनी को मिलती है ना, उसका हल्ला इतना होता है कि आपको लगता है इसको मिल गई, मुझे नहीं मिली। और कई बार ये सच नहीं होता है कि जो फंडिंग मिली है कि सच में फंडिंग मिली है। वो चेक करने को जा रहा है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हल्ला मत जाता तो। ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता, एक कंपनी है, उसको फंड मिलता है और उसने वो फंड लेता है, इन्वेस्टर के साथ उसकी क्या डील है मुझे नहीं पता, बट वो फंड लेके उस कंपनी के अकाउंट में रख लेता है, उसमें रख के उसको एफडी पे चढ़ा देता है। इन्वेस्टर के पास पूरा कंट्रोल है उस अकाउंट का। ध्यान सुनना मेरी बात। फिर वो मार्केट में बड़े बड़े हल्ले मचाता है कि हमें इतने वैल्यूएशन पे 1 मिलियन या 2 मिलियन का पैसा मिल गया है। फिर 2 साल बाद वो जस्टिफिकेशन देता है कि यार हमने तो मार्केट में जो है एफडी कर दी थी, हमने तो पैसा यूज नहीं किया, तो एफडी के इंटरेस्ट से कंपनी चला रहे हैं। अबे तुम बेवकूफ बना रहे हो। तुमने ब्रांडिंग ली इस बात से क्योंकि फंडिंग के नाम से ब्रांडिंग मिलती है, तुमने ब्रांडिंग ली, तुमने पैसा यूज ही नहीं किया कि तुम्हारी पहले एक डील ये थी, ठीक है, और उसके बाद में उस ब्रांडिंग को यूटिलाइज करके सबका यूटिलाइज जो काम तुम्हारा, हाँ, और घुमा लिया, और तुम आज भी कोर्सेज बेच रहे हो, तुम आज भी है ना एडवाइजरी बेच रहे हो, और तुमने फंडिंग दिखा के क्योंकि फंडिंग चल रही थी। हाँ, दोस्त की वजह से क्या ये फंडिंग मिली? नहीं। लेकिन 150 लोग ना डिमोटिवेट हो गए कि इसको मिल गई, यही काम करने की, मुझे नहीं मिल रही है। पर इन रियलिटी में ऐसा नहीं है। दूसरा, फंडिंग्स जो होती है, देखो फंडिंग्स भी किसी आप ही का पैसा है, आपको कई बार पता नहीं होगा। ओके, सो देखो जो एआईएफ होती हैं उनमें क्या होता है, एआईएफ कैसे बनते हैं, कुछ लोग मिलकर 25-25 लाख या 1-1 करोड़ रुपए डालते हैं। स्टार्टअप्स में 25 तक है और 1 करोड़ है, या बड़े, अब ये 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ कहां से आता है, कॉर्पोरेट हाउसेज डालते हैं, कंपनीज डालती हैं, तो उनके पास वो फंड होता है। अब उनके लिए वो एक मजबूरी होती है, उनको पैसा लगाना ही है, तो वो पैसा ज्यादातर आप नोटिस करोगे कि दैट मनी इज गोइंग इन अ मार्केट डायरेक्टली, तो वहां फंडिंग मिलती है। यस, जब कोई कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, वहां इजी है एक्सेस और वो सब, तो वो फंडिंग्स अलग है। पर ये जो फंडिंग्स दिखती है ना, कोई स्टार्टअप वाली और ये सब वाली, या शार्क टैंक वाली, शार्क टैंक का पूरा एनालिसिस करोगे तो देखोगे दैट्स नॉट इवन अ फंडिंग गेम, दैट इज अ मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग स्कीम जो चल रहा है पूरा। उसमें जितना पैसा उन्हें स्टार्टअप्स का लगता है ना, उससे ज्यादा उन्हें मार्केटिंग में खर्च करना पड़ जाएगा अगर वो सच में मार्केटिंग करते हैं, तो उनको फर्क भी नहीं पड़ता उनके स्टार्टअप कितने ग्रो करने वाले हैं। ठीक है, तो दैट्स अ डिफरेंट गेम। तो सबसे पहले ना, पहला मेरा पॉइंट है, फंडिंग वंडिंग अभी नहीं मिलती है, ठीक है, मतलब मिलती है, अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो, थोड़ा फंड्स मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप सबसे नियरेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर में चले जाओ, वहां आपको अलग अलग स्कीम्स हैं, उनमें पैसा मिल जाएगा। नंबर 2, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो सरकार के काम के साथ में, जिसमें सरकार का फोकस है, वो रिलेट कर रहा है, तो आपको सब्सिडीज थोड़ी आसानी से मिल जाएंगी, थोड़ा रिश्वत हिला के। पर सच बात है, ठीक है, सच आसान नहीं है भाई, आसान नहीं है ना। तो अब जरा बहुत मेरे लिए थोड़ा नहीं ले पाया आज तक मैं फंडिंग, इसीलिए क्योंकि नहीं हो पाता भाई। कहने का मतलब जस्ट एक फन मतलब के लिए बोल रहे हैं कि एक मजा आ गया, दैट इज जैसे मुहावरे टाइप होते हैं ना। रिश्वत नहीं, मतलब कि मेरा पॉइंट सीरियसली नहीं लेना। हाँ, किसी पे कोई इल्जाम नहीं है भाई। जब जाके मैं 4 बार मिलूंगा शायद मुझे मिल जाएगी, अब मेरे पास नहीं है, जाने का टाइम नहीं है, तो मैंने तो कोई कंपनी अपनी स्टार्टअप की तरह बनाई भी नहीं है। जैसे स्टार्टअप का ग्रांट लेने के लिए तो वो कर ले, हम तो पहले से पब्लिक बना दी, सरकार ने कहती है पहले से पब्लिक बना रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको, इवन लाइसेंस मिलेगा, कोई बात नहीं, हमें चाहिए नहीं, हमें आरक्षण चाहिए नहीं है। हम ऐसे ही खड़े हो जाएंगे, ठीक है। एंड दैट्स मच। तो सबसे पहले इंक्यूबेशन सेंटर में बहुत लंबे टाइम डिपेंडेंट मत रहो कि ये फंडिंग गेम हो गया, वहां पे 10-20-5 लाख रुपए आपको मिल जाए, अच्छी बात है, और उस पर डिपेंड मत रहो। वहां से आपको नेटवर्क बहुत अच्छा मिलेगा, आपको सरकार लेके जा रही है बड़े बड़े इवेंट्स में, आपको बोलने को दे रही है, आपके प्रमोशन हो रहा है, आप उसको बनाओ, नेटवर्क बनाओ और जल्दी निकलो वहां से, ठीक है। बहुत लंबे टाइम फंस गए तो फंस गए, क्योंकि वहां पे ज्यादातर लोग आपको ज्ञान देने वाले मिलेंगे, पेपर पे बात करने वाले। इंक्यूबेशन में जाना बहुत जरूरी है, जाओ, सीखो, फटाक से बाहर निकलो। स्पेशली आप किसी कम्युनिटीज के पार्ट बोल दो, स्पेशली ऐसी किसी कम्युनिटी के मत बनो जहां पे ना रोज सुबह 6 बजे आपको आना है, हर फ्राइडे को या किसी हर एक दिन को, और आके आपको रोज उन्हीं 20 लोगों के लिए नेटवर्किंग करनी है। आप उस ट्रैप में मत फंसो जिसमें लोग अलग अलग टाइप के हर सिंगल बंदे। हाँ, तो वो वहाँ इंश्योरेंस बेचने वालों के लिए वो अच्छा है, किसी सीए के लिए वो अच्छा है, प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छा है, कुछ क्लाइंट मिलता है, आपके लिए नहीं है। स्टार्टअप या बिजनेस या कुछ बना रहे हो, यू हैव टू वर्क विद जो जहाँ पे बिगर नॉलेज, बिगर लोग और इस तरह के एक्सपर्ट लोग मिलते हैं। और देखो ये सब चीजें ना फ्री नहीं मिलती हैं। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि फंडिंग अगर आपको नहीं भी मिला, आपको ना मार्केट में हल्का सा भी सपोर्ट वाला कोई मिल रहा है, आप ग्रैब कर लो।
फंडिंग मिल जाएगा जब मिलेगा। दूसरा क्या होता है, फंडिंग किसको मिलता है बताता हूँ, जिसे जरूरत ही होती है। जिस जरूरत नहीं होती है। अगर मेरे लिए आज मेरे पास फंडिंग के ऑफर आने शुरू हुए हैं, लेकिन सच में आज मेरे को ना नहीं भी मिलेगा ना, मतलब है देखो जरूरत हमेशा पैसे ही रहती है, बट अगर नहीं भी मिलेगा ना तो मैं मरने नहीं वाला। लेकिन जब मैं मरने वाला था ना तब फंडिंग नहीं मिल रहा था, तो मैं ढूंढ रहा था कि फंडिंग कहीं से मिल जाए, तो तब नहीं मिल रहा था। तो आज जो फंडिंग मिल रही है और जो उस टाइम पे फंडिंग की जरूरत थी, तो जो स्टार्टअप अर्ली एज पे है उसको फंडिंग की जरूरत है, या जो अपना सेटअप लगा चुका है उसका सेटअप में रहा है उसको फंडिंग की जरूरत है, उसको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये एक नियम है, बैंक हो इन्वेस्टर हो वो स्केल करने के लिए पैसा देता है। आप सर्वाइवल के लिए पैसा ढूंढने जाओगे, मैं क्यों दूं? बिल्कुल। और आप भी क्यों दोगे किसी को जो सर्वाइवल करने की कोशिश कर रहा है? पता नहीं बिजनेस, और बिजनेस इज अ गेम जहां पे आपको ये समझना है कि बिजनेस में चलता हुआ रहना बहुत जरूरी है। सर्वाइवल आपको ऑटो लाना होगा। हाँ, ग्रोथ के लिए आप फंडिंग लेंगे ढूंढने जाओ तो कभी ना कभी मिल जाएगी। जब आप मार्केट में नॉर्मल लोगों से हल्का सा ऊपर करोगे तो आप नजर में आते हो, फंडिंग मिलती है। दैट्स हाउ द फंडिंग वर्क। लास्ट क्वेश्चन हमारा आपसे ये है सचिन सर कि अभी जो वैल्यूएशन वाला गेम है बहुत ज्यादा, जैसे मींस ये होता ही है, वैल्यूएशन सबकी अपनी कंपनी की वैल्यूएशन होती है, तो उसको कैलकुलेट कैसे करें? और जैसे हमारी कंपनी जो एचडीएफ डायरेक्ट है उसको अपन ने सपोज हम 100 करोड़ वैल्यूएशन मानते हैं, जैसे इतनी तो हुई, जैसे हमने बातचीत की तो इतना समझ में आएगी 100 करोड़ की कंपनी आपने बना ली है, और इवन ज्यादा ही है 300-400 करोड़ भी आप बोलते हैं, तो कैसे इसको हम एनालाइज करें और मान लें कि इतनी वैल्यूएशन इसी कंपनी की होगी, या फिर कोई प्रोसेस है या कुछ मतलब अपना ये है कि किसी से करवाना पड़ता है हमें क्या? तो भाई सबसे पहला तरीका तो मानने का ये है, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अगर इन्वेस्टर तुम्हें फंडिंग जिस वैल्यू पे दे दे, वो वैल्यू करवाना आज की डेट में मुश्किल नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन के 7 मैटर मतलब नॉर्मली चलते हैं। तो लाइक मैं डिस्काउंटेड, चलो सिंपल भाषा में, मैं ये प्रोजेक्ट करता हूँ कि मेरी चीज मैं आने वाले टाइम पे 10 करोड़ का मुझे प्रॉफिट देगी आने वाले टाइम। तो 10 करोड़ का प्रॉफिट देगी, तो 10 करोड़ मतलब आज से 3 साल बाद या 5 साल बाद, और इन्वेस्टर भी इस बात को एक्सेप्ट करता है, हाँ दे देगी, उसे भरोसा है। अब भरोसा कैसे होगा? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने पुराना काम क्या किया है, इन सब चीजों पर उसे मान दिया। कि जब लोग कहते हैं ना कि आईएम वाले फंडिंग मिल जाती है, मुझे नहीं मिलती, क्योंकि वो उससे मिल रहा है, इन्वेस्टर उसको देख रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है क्या पढ़ाई हो रही है, आईएम से पढ़ा हुआ इन्वेस्टर बना हुआ है पहले से, तो आसान हो जाता है उनके लिए, वो इसीलिए आसान हो जाता है। तो सबसे पहले तो उसने देखा 10 करोड़ रुपए का मुझे फंडिंग मिल जाएगी, सॉरी 10 करोड़ रुपए मेरी कंपनी वो हो जाएगी, प्रॉफिट आ जाएगा। अब अगर आपको प्रॉफिट किसी भी चीज से, किसी नाम से, अगर आपको 10 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है, अगर आपने एफडी कर दी होती और वहां से आपको 10 करोड़ साल के आ रहे होते, जिसका मतलब आपको कितनी एफडी करने की जरूरत पड़ेगी? शायद आप 150 करोड़ की एफडी करोगे तब कहीं आपको 10 करोड़ रुपए आएंगे साल में। तो इसका मतलब मेरी कंपनी का वैल्यू 10 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए होगा उस पर। 150 नहीं होगा, मतलब 15 टाइम्स 20 टाइम्स में अपने प्रॉफिट का पी ले लूंगा। तो ये 5 साल बाद होगा। तो मैं आज कितने पे होगी, मैं उसका रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेता हूँ कि चलो 20% से मैं डिस्काउंट कर लेता हूँ, तो आज सरोजी 75 करोड़ रुपए होगी। लोग तो अपने आइडिया की भी वैल्यू 100 करोड़ रुपए लगा लेते हैं, 200 करोड़ रुपए लगा लेते हैं। अब हमारा क्या है कि हम लोग रिसेंटली अभी कन्वर्ट हुए हैं जैसे सीआईसी, हमारी वैल्यूएशन का सिंपल मैसेज, सीआईसी क्या होता है? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो हमारा तो सिंपल मेथड है कि जितनी कंपनी में हमने पैसा अब लगा रखा है उनकी जो वैल्यू है क्यूमुलेट कर दो तो हम अपनी वैल्यू मान लेंगे, वो हमारी वैल्यू हुई हो ये अगले 2-3 महीने। तो हमारा तो सिंपल है, लेकिन हाँ, और जो कुछ काम हम भी कर रहे हैं, जैसे अब हमारी आईपीएस की वैल्यू है। अब एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हमने फाउंडर्स क्लब इंडिया के नाम से बस एक कम्युनिटी बनाया है। अभी उस कम्युनिटी में हम इवेंट्स कर रहे हैं, उसी के थ्रू हम नए बिजनेस को सेलेक्ट करते हैं। अभी जैसे हमारा इवेंट है 30 अगस्त को, हमारा एक इवेंट है। अब उस इवेंट में हम क्या करने वाले हैं कि 30 अगस्त को हम लोग बहुत सारे बैंकर से बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर से बात करें कि आप लोग आओ और आप लोग बताओ कि हाउ यू इन्वेस्ट और हाउ यू गिव फर्स्ट। अब वहाँ पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स भी आएंगे, वी आर डूइंग इन लीला, और बहुत मतलब हम चाहते ज्यादा लोग आएंगे, मतलब ऐसा लग रहा है गैदरिंग से अभी से काफी रिस्पॉन्स है। तो वो जो लोग आएंगे वहाँ पे, बैंक में किसी को फंड्स करते हैं बहुत अच्छी बात है, कोई समझ में आ गया, लेकिन नहीं भी किया तो हम लोग अपना मॉडल बताएंगे, हाउ वी कैन सपोर्ट यू, हाउ वी कैन क्रिएट योर वैल्यू। तो आप सामने वाले ने कहा मेरी 20 करोड़ की वैल्यू है, हमने भी माना कि 20 करोड़ की वैल्यू है। अब शायद मैं उसको वैल्यूएशन में 2 करोड़ रुपए नहीं दे सकता, लेकिन मुझे पता है कि मैं तेरे को भाई ब्रांडिंग में ये दे दूंगा, आईटी में सॉफ्टवेयर बना के दे दूंगा, ये सब चीजों की वैल्यू जो है मेरी 3 करोड़ रुपए जो तुझे चाहिए थे, जिसके लिए चाहिए वो 3 करोड़ रुपए तेरे को मैं इनडायरेक्ट देता हूँ, तो सही से सर्विस दे देता हूँ और मिलकर काम करते हैं। तो वहां पे क्या होगा, 10-12 लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो ये उन्होंने डिसाइड कर लिया वैल्यू। अब कोई कह रहा है नहीं मेरी तो इतनी वैल्यू नहीं है, मेरी ज्यादा है,
या मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। अच्छा, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें ये सर्विसेज नहीं चाहिए मुझे। एग्जाम्पल के लिए, यार मुझे ना ढेर सारे लैपटॉप्स चाहिए किसी ऐसे काम के लिए, तो मे बी पॉसिबल कि मैं उसको ना देखूं, तो मैं कोशिश करूंगा किसी इन्वेस्टर से बात करनी। अच्छा, अब मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया इन्वेस्टर से बात करना। तो ये भी एक बात होती है, जो आप खुद ऐसी कंपनीज होल्ड करते हो, लोग से मिलते हो, तो अभी इन्वेस्टर्स आर मच इजी विद अस। उनको लगता है हमारे लिए भी कंपनी बना दो। इवन हमारे कुछ बिजनेस में एक दो बिजनेस हम ऐसे बना रहे हैं जो दूसरों के लिए बना रहे हैं, पूरे पूरे 0 to 100। तो इट्स बिकम इजी फॉर अस। तो अब वो जो पूरा इकोसिस्टम हमने बना रखा है, आपको कंपनी विदेश ले जानी है, वहां पे बिजनेस करना है, आपको कोई लॉयर चाहिए, आपको कुछ आईटी में चाहिए, आपको ब्रांडिंग करना है, वो सब हमने क्या करा है, और उन सब चीजों की वैल्यू है। अभी हमने 100 करोड़ से कम क्यों बता रहे हैं, कई सारे रीजन है। अभी हमें आरबीआई का लाइसेंस भी लेना है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी हमने वैल्यू कराई ही नहीं है अभी तक। जैसे हमारा अभी ये जो कम्युनिटी है भारत में, और ये अगर मैं इसमें अगले साल, या फिर मेरा ये फाउंडर्स क्लब इंडिया है, अगर मैं इसमें 1 करोड़ रुपए का एक इवेंट कर रहा हूँ, तो 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन तो हुआ ना। और मैंने उससे चाहे प्रॉफिट किया लॉस किया, इट डजंट मैटर, उसका कुछ तो वैल्यू होगा ना। साल में अगर मैं 10 ऐसे इवेंट कर रहा हूँ, तो वो उसका भी वैल्यू है, मैं कल को करा सकता हूँ। तो इस तरह से वैल्यूज हर चीज का, उससे हमें फ्यूचर में या अभी करंट में क्या फायदा हो रहा है, या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसके बेस पे उसकी वैल्यू डिसाइड हो जाती है। बिल्कुल। तो इस वीडियो में हमने काफी कुछ सीखा जो कि नॉर्मल लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है जानना। तो इस वीडियो में हमने बिजनेसेस के बारे में सीखा, कैसे बिजनेस बनते हैं, कैसे चलते हैं, वैल्यूएशन कैसे होती है, और भी बहुत सारी आईपीओ वाली गेम, बहुत सारी इनसाइडर नॉलेज हमको मिली। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी लास्ट मैसेज हमारी जनता के लिए सर क्या रहेगा आपकी तरफ से? देखो भाई, बहुत सिंपल चीज है। मुझे सच में ज्यादा नहीं पता कि बिजनेस ना बड़ा कैसे बनता है। बिजनेस बड़ा बड़ा कुछ नहीं बनता है। इट्स सिंपल इज, आप ना कितना बड़ा विजन लेके लॉन्ग टर्म में रेगुलर उस पर काम कर रहे हो। धीरे धीरे क्या होगा, चीजें सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आज आ रही है, वो जो आपको सोने नहीं दे रही है ना, वो कल नहीं होगी, और या फिर आप आधी बढ़ जाओगे उसके। तो मेरे साथ में ऐसा है कि जब मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो मैं अब थोड़ा सा वो नॉर्मल दिखाई देती है मुझे, जो पहले बहुत बड़ी लगती थी, क्योंकि मैंने उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ले ली है। और ये सबसे आसान तरीका है प्रॉब्लम से रिजॉल्व करने का, और बड़ी प्रॉब्लम देख लो, तो प्रॉब्लम कम लगने लग जाती है। तो कीप वर्किंग कंटिन्यूअसली। और साथ में दो बात ध्यान रखनी है। वन इज, आज का जमाना वो नहीं रहा, आप प्रोडक्ट या सर्विस पे फोकस मत करो। वो थोड़ा बहुत खराब भी है ना, चल जाएगा, लेकिन अगर आप ब्रांड अच्छी तरह से बनाते जा रहे हो ना, प्रोडक्ट और सर्विस धीरे धीरे उसको क्वालिटी को सुधारते चले जाओ। आप ब्रांड पे फोकस डे वन से करो, क्योंकि हो सकता है आपका प्रोडक्ट या सर्विस चेंज हो जाए, वो अपग्रेड होने के लिए बहुत सारे टूल्स आ जाए, उसको आप अच्छा कर लोगे, वो मैं जानता हूँ, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं आपका फोकस होगा, वहां पे कस्टमर कंप्लेन करेगा तो करोगे ही। लेकिन ब्रांड पे लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। आप हर महीने निकालो कि महीने में 2 दिन में कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा जो ब्रांड के लिए होगा। वो पहले सोचना शुरू करो, मतलब अपना ब्रांड, सेल्फ ब्रांडिंग, या फिर अपनी कंपनी के लिए। नंबर 1 चीज, इसको तो भूलना ही नहीं है। नंबर 2, जो आपने किया मंथ में, जो आपका बड़ा विजन था, और उसमें आपने जो मंथ में किया, उसे नोट डाउन करो, फिर अगले महीने करो, फिर अगले महीने करो। ये क्या होता है, ये छोटी सी प्रैक्टिस मैंने देखा है, इवन 100 करोड़ तक की कंपनी वाले भी नहीं कर पा रहे होते हैं शुरू में, क्योंकि ये प्रैक्टिस करना जरूरी है। उनको पता सब है, पर वो उसे ना कहते हैं ना, वो इवेल्युएट नहीं कर रहे होते हैं, वो उसे हर बार उसे नोट डाउन नहीं कर रहे होते हैं। एक बार आप नोट डाउन करना शुरू करोगे, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, आपसे बढ़िया कंसल्टेंट, आपसे बढ़िया मेंटोर आपके बिजनेस के लिए कोई और नहीं है। आपको खुद ही पता होगा करना क्या है आगे, आधी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और ज्ञान तो यूट्यूब पे ढेर है, यूट्यूब पर भरा भरा ज्ञान, वहां से ले लो। बाकी ऐसे ज्ञान हमें बहुत रेयर ही मिलते हैं जहां से हम काफी कुछ सीखते, जानते, समझते और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में। तो भाई इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, आपने कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करिए। कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं बिजनेस रिलेटेड, वीडियो कैसी लगी, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के पूछ सकते हैं। और इवन सर के बारे में ज्यादा चेकआउट करना है, जानना है, इवन तो फाउंडर्स क्लब इंडिया हो गया, बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके आप चेकआउट कर लेना। और जो सर की कंपनी HBF डायरेक्ट लिमिटेड, भारत में, और सबके लिंक्स में डाल दूंगा, चेकआउट कर लीजिए। अगर आप कोई बिजनेस पर्सन है, आप कनेक्ट करना चाहते हैं सर से, आपको काफी कुछ जानने को, सीखने को मिला है, तो आप सर को रीच आउट कर सकते हैं। सर की टीम भी है, बाकी आप वेबसाइट पे जाके क्वेरी कर सकते हैं। तो नहीं तो नया बिजनेस मिलके शुरू करते हैं। मिल के शुरू कर लो सर की साथ। तो गाइस देखिए, पॉडकास्ट विद अमित सीरीज के अंदर ऐसे
160 प्लस वीडियोस हैं, जाके आप चेकआउट करिए। और चैनल पे 800 से ज्यादा वीडियोस है जहां से आपको हर कुछ सीखने को जानने को मिलेगा। जाके चेकआउट करिए और चैनल पे बने रहिए। सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम पे आप सब में फॉलो करिए, काफी कुछ वहां पे भी जानने को सीखने को मिलता है। और भारत प्रेरणा का अगला इवेंट कब है वो भी चेकआउट कर लीजिए गूगल करके या फिर जैसे इंस्टाग्राम पे सर्च करके। तो गाइस अगर आपको इवेंट देखने के फ्यूचर में कौन से इवेंट्स हो रहे हैं तो फाउंडर क्लब इंडिया का जो इवेंट रहेगा आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेकआउट कर लीजिए। और कोई और भी क्वेरी है तो आप सर की टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं। वैस बिल्कुल। तो वैसे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और ऐसे चैनल पे बने रहिए और आते रहिए, नई वीडियोस को देखते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। चलिए टेक केयर, गुड बाय। थैंक यू।